निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विटामिन ई का क्या होगा? विटामिन ए जानते ही हैं, रतौंधी। विटामिन डी भी जानते हैं, रिकेश। विटामिन सी, स्कर्वी। ये तीनों जो है मैच कर रहे हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो यही सही है। चलिए, विटामिन शब्द का प्रयोग उन निश्चित कार्बनिक यौगिकों के निरूपण के लिए किया जाता है जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन शरीर द्वारा इनका निर्माण नहीं किया जा सकता है। वे मुख्यतः खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल भी कहा जाता है, के शरीर में कई कार्य होते हैं। यह हड्डियों के विकास, दांतों के विकास, प्रजनन, कोशिका विभाजन, जीन अभिव्यक्ति और प्रतिरक्षा प्रणाली के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो सकती है। रतौंधी रात में या कम धुंधले प्रकाश में पर्याप्त दृश्यता की असमर्थता है। विटामिन डी शरीर द्वारा कैल्शियम और फास्फोरस के उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह छोटी आंत से अवशोषित कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने में सहायता करता है। यह हड्डियों के निर्माण और रखरखाव में मदद करता है। बढ़ते बच्चों में विटामिन डी की कमी के लक्षणों में रिकेट्स, सूखा रोग, लंबे नरम झुके हुए पैर और खोपड़ी के पृष्ठभाग का चपटा होना शामिल है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बोट के रूप में भी जाना जाता है। विटामिन सी की अत्यधिक कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिससे पूरे शरीर में कोलेजन, प्राकृतिक प्रोटीन की शक्ति कम हो जाती है। कोलेजन की कमी के कारण दांतों में ढीलापन, मसूड़ों से खून बहना और सूजन तथा घाव भरने में विलंब आदि विकार होते हैं। पेलेग्रा एक प्रकार का रोग है जो नियासिन, जिसे विटामिन 3 के रूप में भी जाना जाता है, की कमी के कारण होता है। यह मनुभ्रंशन, दस्त, डायरिया, त्वचा शोथ, डर्माटिटिस के रूप में प्रकट होता है। इसलिए इसे 3Ds के रूप में भी जाना जाता है। चूँकि पेलाग्रा विटामिन ई की कमी से संबंधित नहीं है, इसलिए सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, तो किसकी कमी से क्या क्या होता है? तो विटामिन सी से स्कर्वी होता है। बाकी ये दोनों गलत है, तो सिर्फ और दूसरा सही है। चलिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना। और विटामिन B1 से बेरी होता है। तीसरा भी सही है क्या? B1 से बेरी होता है, यानी कि दुर्बल मांसपेशियाँ। अच्छा, बेरी, हाँ, दुर्बल मांसपेशियाँ और शरीर में ऊर्जा की कमी। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। आहारीय फाइबर के संबंध में कदमों पर विचार कीजिए। इसमें गैर पाचन योग्य कार्बोहाइड्रेट और लिग्निन होते हैं। मोटे अनाजों में ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। आहारी रेशे अपाच्य कार्बोहाइड्रेट तथा लिग्निन से बने होते हैं, जो पादपों में आंतरिक तथा अखंड रूप से विद्यमान होते हैं। आहारी रेशे फलों, सब्जियों और सबूत अनाजों तथा मोटे अनाजों में पाए जाते हैं। आहारी रेशे पाचन संबंधी स्वास्थ्य तथा आंतों की नियमित गति के लिए आवश्यक है। ये रेशे कोलेस्ट्रॉल तथा रक्त शर्करा स्तर में सुधार करते हैं तथा इस प्रकार मधुमेह, हृदय रोग तथा आंत्र कैंसर जैसे रोगों से बचने में सहायता कर सकते हैं। सुमेलित कीजिए। फ्लोरीन
आयरन, आयरन का रक्त तो ठीक है, कैल्शियम हड्डी ये भी ठीक है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल, सोडियम तंत्रिका। अब ये सब नहीं पता, लेकिन दूसरा तीसरा एकदम पता है कि सही है। तो दूसरा तीसरा सब में है, तो केवल बी सही है, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। दांत का फ्लोरीन होता है, आयरन का रक्त होता है, और कैल्शियम की हड्डी होती है, मैग्नीशियम का क्लोरोफिल और सोडियम का तंत्रिका वेग होता है। रेशे के संबंध में भोजन में विद्यमान रेशा कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। भोजन में अनाजों में रेशा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चावल में रेशे की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तीसरा गलत है। आहारीय रेशे में अपाच्य कार्बोहाइड्रेट होता है। आहारीय रेशे फलों, सब्जियों और पूर्ण अनाजों तथा मोटे अनाजों में पाए जाते हैं। हमारे पाचन, स्वास्थ्य तथा नियमित मलोत्सर्ग के लिए आहारीय रेशे महत्वपूर्ण होते हैं। रेशे कोलेस्ट्रॉल तथा ब्लड शुगर स्तर में सुधार कर सकते हैं और मधुमेह, हृदय रोग तथा आंत्र कैंसर जैसे रोगों की रोकथाम में मदद कर सकते हैं। चावल में बहुत ही कम रेशा होता है क्योंकि यह मुख्यतः पाच्य कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, इसलिए तीसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा कम ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। दूसरा तो एकदम सही है। विटामिन शरीर की रोगों से रक्षा करता है, ये भी सही है। तो तीनों सही हो सकता है, केवल दूसरा तीसरा सही है। हमारे भोजन में शामिल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण मुख्य पोषक तत्व हैं जो शरीर के वृद्धि के लिए साथ साथ रोगों से भी रक्षा करते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। आधुनिक विज्ञान में प्रोटियोमिक्स की उपयोगिता के संदर्भ में पोषण स्तर का अध्ययन, कैंसर रोग को समझना, पौधों में आनुवंशिक भिन्नता का पता लगाना, विभिन्न रोगों के विरुद्ध नई दवाइयाँ निर्मित करना। तो चारों सही है। प्रोटियोमिक्स के अंतर्गत मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीनों की विभिन्न अवस्थाओं का एक ही समय में तीव्र गति से विश्लेषण किया जाता है तथा कोशिकाओं में प्रोटीन की अंतः स्थिति व उनके परस्पर संबंधों का मानचित्रण तैयार किया जाता है। प्रोटियोमिक्स की उपयोगिताएं निम्नलिखित हैं। कैंसर एवं हृदय रोग जैसी बीमारियों को समझने में सहायक, पौधों एवं उनकी प्रजातियों के लक्षणों को पहचानने तथा पौधों में आनुवंशिक भिन्नता का पता लगाने में आदि में आवश्यक सहायक, साथ ही किस प्रकार से विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं तथा किस प्रकार इन रोगों के विरुद्ध नई दवाइयाँ निर्मित की जा सकती हैं आदि से संबंधित जानकारी के लिए यह उपयोगी है। विटामिन के कार्य और प्रभावों के संदर्भ में विचार कीजिए। वसा में घुलनशील विटामिन के की कमी के कारण जनन शक्ति में कमी, अस्थियां कमजोर होना आदि रोग हो सकते हैं। विटामिन के मुख्य स्रोत हरी सब्जियों, सोयाबीन का तेल, बेर आदि हैं। विटामिन के2 का संश्लेषण आंतों के जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। विटामिन के फिलोक्विनोन वसा में घुलनशील विटामिन है। इस विटामिन की कमी के कारण रुधिर के स्राव, ऐंठन, हीमोफीलिया आदि रोग हो सकते हैं। इस विटामिन के कार्य रुधिर के सामान्य थक्के, जमना, यकृत की सामान्य क्रियाओं का संचालन आदि है। इस विटामिन के मुख्य स्रोत हरी सब्जियां, सोयाबीन का तेल, बेर आदि हैं। विटामिन के2 का संश्लेषण आंतों के जीवाणुओं द्वारा भी किया जाता है, इसलिए एक गलत है, 2-3 सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। साइनोकोबालामाइन, जीरोथेल्मिया, रेटिनॉल, पर्निशियस एनीमिया, कैल्सीफेरॉल, ऑस्टियोमलेशिया। तो केवल तीसरा सही है, कैल्सीफेरॉल, ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल की कमी के कारण के फलस्वरूप अस्थियां
कमज़ोर तथा मुलायम हो जाती हैं, क्योंकि इनमें कैल्शियम और फास्फोरस जमा नहीं होता। इस विटामिन की कमी से बच्चों को रिकेट्स तथा वयस्कों को ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। इसलिए तीसरा सही है। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन की कमी से पैरानीसियस एनीमिया रोग होता है तथा विटामिन ए से रेटिनॉल की कमी से जीरोफ्लैथेलमिया नामक रोग होता है। अतः युग्म 1 और 2 सुमेलित नहीं है। विटामिन B12 के संदर्भ में इसकी कमी एनीमिया का कारण बन सकती है। यदि कोई भी व्यक्ति पूर्णतः शाकाहारी है तो उसमें विटामिन B12 का अभाव हो सकता है। इसकी कमी अधिकांशतः बच्चों में देखी जाती है। तो केवल पहला सही है। विटामिन B12 शरीर में DNA संश्लेषण, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है। यदि इसकी कमी होती है तो लाल रक्त कोशिकाओं में कमी आती है। परिणाम स्वरूप एनीमिया का कारण बनता है। विटामिन B12 स्वाभाविक रूप से मछली, मांस, अंडा, दूध एवं दूध पौधों से प्राप्त दूध उत्पादों सहित पशु उत्पादों में पाया जाता है। विटामिन B12 सामान्यतः पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थों में मौजूद नहीं होता है, लेकिन शाकाहारियों के लिए ठोस अनाज वाले नाश्ते उच्च जैव उपलब्धता के साथ विटामिन B12 के उपलब्ध स्रोत हैं। अतः एक पूर्णतः शाकाहारी व्यक्ति को विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। बच्चों में एनीमिया को आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां देकर आसानी से समाप्त किया जा सकता है। विटामिन B12 को संश्लेषण आमाशय अम्ल और गैस्ट्रिक प्रोटीन पर निर्भर करता है, जो उम्र बढ़ने के साथ कम होता जाता है। फलस्वरूप अधिक उम्र में B12 अवशोषण की क्षमता घट जाती है और वे एनीमिया का शिकार हो जाते हैं, जिसे आयरन और फोलिक एसिड की गोलियों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसलिए तीसरा सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह है, यानी कि Fe विद्यमान होता है? डी में मायोग्लोबिन में। मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कशेरुक मांसपेशियों में स्थित होता है। यह ऑक्सीजन भंडारण इकाई के रूप में कार्य करता है। हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन दोनों ही लौह युक्त प्रोटीन हैं। हिम नामक रंजक के कारण इसका रंग लाल भूरा होता है। अतः विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त की जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के रुधिर का थक्का जमना एक जटिल प्रक्रिया होती है। सामान्यतः रुधिर वाहिनियों में नहीं जमता, परंतु जब क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिका से रक्त बहने लगता है तो उसमें उपस्थित प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक रक्तस्राव करती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन एवं कैल्शियम की उपस्थिति में रुधिर में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। थ्रोम्बिन प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन को उत्प्रेरित करता है और उसे फाइब्रिन नामक अघुलनशील तंतुओं में बदल देता है। ये तंतु एक जाल बनाते हैं और जिसमें रुधिर कणिकाएं फंस जाती हैं और रक्त का थक्का बन जाता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। इसलिए ये सही है। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज की जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। प्रतीप शर्करा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण है। इसे सुक्रोज की जल अपघटन की क्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। सुक्रोज की तुलना में प्रतीप शर्करा अधिक मीठी होती है। इसका उपयोग व्यावसायिक रूप से विभिन्न खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसलिए बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है?
कपास। मानव शरीर में पाया जाने वाला केरोटीन ऐसा प्रोटीन समूह है जिससे बाल, त्वचा और नाखून तथा जानवरों में खूर या सींग का निर्माण होता है। अतः जीवों के शरीर की ठोस संरचना केराटिन प्रोटीन के कारण ही होती है, जबकि मकड़ी अपने शरीर से प्रोटीन फाइबर के जरिए रेशम का निर्माण करती है। इसलिए कपास सही है। कपास प्रोटीन पदार्थ नहीं है क्योंकि यह एक फाइबर है जिससे कई तैयार की जाती हैं, रुई तैयार की जाती है। कपास एक नकदी फसल है। भारत कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से रोग हो सकता है। बेरी मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी रोग हो सकता है क्योंकि चावल को पॉलिश करने पर प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी या B1, थायमीन जैसे अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। WHO के अनुसार पॉलिश किया हुआ चावल स्टार्च से ज़्यादा कुछ नहीं है। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, जो कि एक आवश्यक पोषक तत्व है। इसका उपयोग कोशिकाओं द्वारा भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करने हेतु किया जाता है, इसलिए ये सही है। विटामिन B6 धान की चोकर, राइस ब्रान। विटामिन B2 कॉड यकृत तेल। विटामिन E गेहूं अंकुर तेल। विटामिन K अल्फा। विटामिन B2 हरी सब्जियों में अधिक पाया जाता है। इसके अलावा दूध एवं अंडे में भी पर्याप्त मात्रा में यह विटामिन पाया जाता है। विटामिन 2 को राइबोफ्लाविन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसे 1937 में दिया गया था। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। क्वाड यकृत तेल मछलियों के लीवर से प्राप्त तेल है। यह विटामिन A और D का मुख्य स्रोत है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक का ही संश्लेषण करते हैं। तो इसमें A सही है किंतु R गलत है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हें सहायक आहार भी कहा जाता है। विटामिन मानव द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते। विटामिन K तथा विटामिन D अपवाद हैं। मानव शरीर हेतु आवश्यक लगभग 30 विटामिन, खनिज तथा आहारीय घटकों को शरीर स्वयं पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं कर सकता। इन्हें ही अनिवार्य सूक्ष्म पोषक कहते हैं। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। लौह का। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें लौह तत्व का अभाव पाया जाता है। माँ के दूध में सभी तरह की जरूरी पोषक तत्व, एंटीबॉडीज, हार्मोन प्रतिरोधक कारक और एंटीऑक्सीडेंट पूर्ण रूप से मौजूद होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम व जिंक आदि। ये शिशु के बेहतर विकास के लिए आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि माँ का दूध या गाय, भैंस का या बकरी आदि के दूध में लौह तत्व पाया जाता है, परंतु इसकी मात्रा बेहद कम होने के कारण इसे नगण्य माना जाता है। उदाहरण स्वरूप माँ के दूध में लौह अंश की मात्रा 0.03 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होती है। अतः विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है? आंवला। विटामिन C, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड और एल-एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग
हो जाता है। इसके सबसे अच्छे स्रोत खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, आंवला, कीवी आदि हैं। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है आंवला। विटामिन B12, विटामिन सी, B12 का प्रतिअरक्तता कारक, हाँ ठीक है। सी प्रतिस्कर्वी कारक। डी बंध्यात्रोधी कारक। तो इसमें सी सही है, विटामिन डी बंध्यातारोधी कारक। विटामिन ये सब कार्य करते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? सी सुमेलित नहीं है। B12 प्रतिरक्तता कारक, ठीक। डी प्रतिरिकेश कारक, ठीक है। और के प्रति रक्तस्रावी कारक, ठीक है। ई बंध्यता रोधी कारक, जो सुमेलित नहीं है वो सी स्कर्वी कारक होता है। और विटामिन सी, ठीक है, प्रतिरिकेश कारक होता है, इसमें बंध्यता दिया हुआ है। तो यह इसमें सी गलत है भाई। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। आयोडीन एक ऐसा खनिज है जो न सिर्फ हमारे थायराइड ग्लैंड को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है, बल्कि मस्तिष्क को सतर्क रखने, बाल, नाखून, दांत और त्वचा को उत्तम स्थिति में रखने में भी मदद करता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इस रोग में गले के पास पाए जाने वाले थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? गेहूं, अंकुर का तेल। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं, अंकुर का तेल। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत बादाम, मूंगफली एवं विभिन्न वनस्पति तेल भी है। ये सभी विटामिनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस युग्म में सुमेल नहीं है? विटामिन ए वर्णांधता। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। ए आँखों के लिए बेहद ज़रूरी है। यह शरीर में अनेक अंगों जैसे त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा और हड्डी को सामान्य रूप में बनाए रखने में मदद करता है। वर्णांधता नामक बीमारी एक लिंग संलग्न वंशागत बीमारी है, जिसे लाल हरा अंधापन ही कहा जाता है। निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं? अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। अंडा, सोयाबीन, दूध, मछली तथा मांस में पाए जाने वाला प्रोटीन में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। अंडा, दूध, मछली तो सब तो इसमें है। इस कारण इन्हें संपूर्ण प्रोटीन वाला भोज्य पदार्थ भी कहते हैं। विकल्प में दिए गए ए यानी चावल को छोड़कर शेष तीनों में अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? आयोडीन। कैल्शियम, फास्फोरस तथा फ्लोरीन अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए जरूरी है। आयोडीन एक रासायनिक तत्व है जो हमारे आहार के तत्वों में से एक है। इसकी कमी से मस्तिष्क व शरीर के विकास से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती हैं। संसार में प्रतिवर्ष लाखों बच्चे सीखने की कमज़ोर क्षमता के साथ पैदा होते हैं, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान उनकी माताओं को भोजन में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन उत्पन्न नहीं होता है, तो इसकी कमी से कोई भी अस्थि एवं दांतों से संबंधित रोग नहीं होते हैं। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है विटामिन डी। कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रकार का विटामिन डी है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
त्वचा द्वारा बनाया जाता है। यह कुछ खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। इसका उपयोग विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग जैसे रिकेट्स आदि की रोकथाम में किया जाता है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रक्तहीनता। रक्तहीनता एक ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत शरीर के ऊतकों में पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने के लिए लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी की कमी होती है, जिसके कारण रक्त थकान महसूस करता है। रक्तहीनता लोहे की कमी के कारण होती है। शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए अस्थि मज्जा को लोहे की आवश्यकता होती है। पर्याप्त आयरन लोहे के बिना शरीर लाल रक्त कोशिकाओं के लिए पर्याप्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन नहीं कर सकता है। रक्तहीनता से बचने के लिए आयरन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे मीट, बीन्स, दाल आदि का सेवन करना चाहिए। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0। एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी मिलती है। एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी मिलती है। कैलोरी ऊर्जा की इकाई है और ऊर्जा के लिए शरीर को इसकी आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में प्रति ग्राम 4 कैलोरी और वसा में 9 कैलोरी होती है। विटामिन B12, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, कोबाल्ट, क्लोरोफिल, तांबा और पीतल, लोहा। तो इसमें कौन सा सही है? तो विटामिन B12 के लिए कोबाल्ट है, हीमोग्लोबिन के लिए लोहा है और क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम है पहला, और पीतल के लिए तांबा है। विटामिन B12 पानी में घुलनशील विटामिन है जो खाद्य पदार्थों में तथा दवा के रूप में उपलब्ध है। इसमें खनिज कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 की गतिविधि वाले यौगिकों को सामूहिक रूप से कोबाल्टिन कहा जाता है। यह अन्य विटामिन की तरह प्रोटीन चयापचय के लिए महत्वपूर्ण है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रखरखाव में मदद करता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है तथा पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन 4 प्रोटीन अणुओं ग्लोब्यूलिन श्रृंखला ग्लोब्यूलिन चेन से बना होता है जो एक साथ जुड़े होते हैं तथा प्रत्येक ग्लोब्यूलिन श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण लौह युक्त पोर्फिरिन यौगिक होता है जिसे हीम कहा जाता है। हीम यौगिक के भीतर एम्बेडेड एक लोहे का परमाणु होता है जो रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में महत्वपूर्ण होता है। रक्त के लाल रंग के लिए हीमोग्लोबिन में निहित लौह भी जिम्मेदार है। क्लोरोफिल या पर्ण हरित एक प्रोटीन युक्त जटिल व रासायनिक यौगिक है। पत्तों का हरा रंग इसी वर्णक के कारण होता है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। क्लोरोफिल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है जिसमें क्लैरोस यानी हरा और फाइलन यानी पत्ती होता है। पौधे की कोशिकाओं में छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है और सभी स्वपोषी हरे पौधों में पाया जाता है। पीतल यानी कि ब्रास शुद्ध धातु नहीं है बल्कि तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो डी, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। प्रोटीन छोटे यौगिकों से बना होता है जो एमिनो एसिड कहलाते हैं।
जब शरीर के अंदर प्रोटीन से पचकर टूटते हैं तब अमीनो एसिड बचते हैं। टायरोसिन या 4 हाइड्रॉक्सी फेनिल एलनिन एक अमीनो एसिड है जो कोशिकाओं द्वारा प्रोटीन की संश्लेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। टायरोसिन न्यूरोट्रांसमीटर का एक अग्रदूत है और प्लाज्मा न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर को बढ़ाता है। इसका उपयोग तनाव, ठंड, थकान व लंबे समय तक नींद न आने की स्थिति में किया जा सकता है। यह तनाव हार्मोन के स्तर में कमी करता है। यह ऊर्जा बढ़ाने में सहायक होता है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है मैरास्मस। मैरास्मस रोग शरीर में प्रोटीन व अन्य पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। प्रोटीन की कमी के कारण शरीर की ऊर्जा बहुत तीव्रता से समाप्त होती है और महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियाएं बंद होने लगती हैं। विश्व में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 2 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इस रोग में व्यक्ति का वजन 60% तक घट जाता है एवं उसके ऊतक व पेशियां स्पष्ट रूप से दिखने लगती हैं। विटामिन सी, फोलिक अम्ल, विटामिन सी का स्कर्वी होगा, विटामिन ए का रतौंधी होगा, तो सी का 1, ठीक है, और ए का 4, तो यही ए वाला सही है। विटामिन सी स्कर्वी, फोलिक अम्ल रक्ताल्पता, रतौंधी, 2 बेरी B1। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण है? लैक्टोज, एल्बुमिन, कैरोटीन, कैसीन, कैसीन की उपस्थिति के कारण। दूध का सफ़ेद रंग कैसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। दूध में उपस्थित वसा भी सफ़ेद होती है। इसी कारण से दूध में जितनी वसा होती है वह उतना ही ज़्यादा सफ़ेद होता है। वसा की अधिकता के कारण ही भैंस का दूध गाय के दूध की अपेक्षा अधिक सफ़ेद होता है। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आंवला। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस कारण स्कर्वी रोग के इलाज में आंवला उपयोगी सिद्ध होता है। विटामिन सी के अन्य स्रोतों में नींबू वंश के खट्टे फल, टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद आदि हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए का। मानव शरीर द्वारा विटामिन के और विटामिन डी का संश्लेषण किया जा सकता है। अन्य सभी विटामिन ए, बी, सी, ई का संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। इसे विभिन्न विटामिन युक्त भोजन से प्राप्त करते हैं। अतः विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। नोट: विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील हैं। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी? नहीं, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। हाँ, ये गलत अर्थ सही मुझे तो लग रहा है, लेकिन चलो, ए और आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। हरी सब्जियों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। यदि कोई हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उसे विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाएगी। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? आयोडीन। आयोडीन समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और इसकी कमी से घेंघा या गलगंड नामक रोग हो जाता है। आयोडीन के अन्य मुख्य स्रोतों में हरी पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन युक्त नमक आदि हैं। दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का।
दूध प्रोटीन, कैल्शियम एवं विटामिन B2 युक्त होता है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन A, D, K, E सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, वसा, अन्य खनिज लवण भी पाए जाते हैं। दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा। वह वसा जिसमें पॉमिटिक एवं स्टीयरिक अम्ल पाए जाते हैं संतृप्त वसा कहलाती है। इसे ट्राइग्लिसराइड के नाम से भी जाना जाता है। पॉमिटिक अम्ल एवं स्टीयरिक अम्ल की श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला हाइड्रोजन अणुओं द्वारा पूर्ण रूप से संतृप्त रहती है। हाइड्रोजन द्वारा संतृप्त रहने के कारण इन्हें संतृप्त वसा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? विटामिन D2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन D कैल्सिफेरॉल को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की प्रतिक्रिया में शरीर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह हमारी वसा कोशिकाओं में संचित रहता है और हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, विटामिन D2 अर्गोकैल्सिफेरॉल तथा D3 कोलकैल्सिफेरॉल। पादप कार्यकी क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक फलों को पकाने में प्रयुक्त होता है जबकि इसे हमारे लिए बहुत हानिकारक माना जाता है? कार्बाइड, पहला वाला कैल्शियम कार्बाइड। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड में फास्फोरस तथा आर्सेनिक पाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड वातावरण की नमी के साथ क्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है जिससे फल पक जाते हैं। यह मानव शरीर के लिए हानिकारक होता है। प्रकाश संश्लेषण निष्पादित करने की क्षमता वाले पादप में से किसी एक जीव प्रकार के अंतर्गत आते हैं? स्वपोषित ऑटोट्रॉफ। खाद्य प्राप्ति के आधार पर जीवधारियों को दो समूहों में बांटा जाता है, स्वपोषी एवं परपोषी या विषमपोषी। स्वपोषी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, अतः सही है। मानव सहित अन्य प्राणी अपना भोजन पौधों तथा अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें परपोषी विषमपोषी कहते हैं। स्वपोषी दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी एवं रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी विधि में पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त जल एवं कुछ कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। रसायन संश्लेषी ऐसे स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करके तैयार करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन 1 और 2 आपको इन दोनों कथन कई दिनों तक घास पर पड़ा हुआ ईंट का टुकड़ा हटाने पर आच्छादित भाग की घास पीली प्रतीत होती है। हरित वर्णक प्रदान करने वाले पर्ण हरित का संश्लेषण सूर्य प्रकाश की विद्यमानता में होता है। दोनों कथन वस्तुतः सत्य है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, यही सही है, पहला ही। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। इसी क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पर्णहरित क्लोरोफिल में पाया जाता है, जिसके कारण घास का रंग हरा होता है। यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ईंट का टुकड़ा कई दिनों तक घास पर पड़े रहने के कारण वहाँ की घास इसलिए पीली प्रतीत होती है क्योंकि वहाँ प्रकाश पहुँच नहीं पाता है। पादपों के कृत्यों का वर्णन करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट सूर्य प्रकाश का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल से संश्लेषित होते हैं। किण्वन या किण्विकी एक उपापचयी प्रक्रिया है जो कार्बोहाइड्रेट का
अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरण करती है। पहला दूसरा सही है। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। सूर्य के प्रकाश में पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। किण्वन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अवायवीय दशाओं के अंतर्गत ईस्ट, बैक्टीरिया आदि सूक्ष्मजीवों का प्रयोग करते हुए कार्बोहाइड्रेट का अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बनिक अम्लों में परिवर्तन होता है। वाष्पोत्सर्जन की दर घटती हुई आर्द्रता के द्वारा और घटती हुई प्रकाश की तीव्रता के द्वारा किस प्रकार प्रभावित होती है? बी बढ़ती है। घटती हुई आर्द्रता बढ़ती है और घटती हुई प्रकाश की तीव्रता घटती है। वाष्पोत्सर्जन की दर का आर्द्रता के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ती है वाष्पोत्सर्जन की दर घटती जाती है और आर्द्रता कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। प्रकाश की तीव्रता के साथ वाष्पोत्सर्जन की दर का समानुपाती संबंध होता है। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता घटती है वाष्पोत्सर्जन की दर भी घटती जाती है और प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन से मांसाहारी पौधों के उदाहरण हैं? सर्डियोविनस फ्लाई ट्रैप, घटपौड़ी पादप मांसाहारी पौधों के यानी पीचर प्लांट उदाहरण है। कुछ पादप कीटों का भक्षण करते हैं। इनकी पत्तियां घड़े नुमा आकृति में बनी होती हैं जिसमें अनेक रोम होते हैं। जब कीट इन रोमों में फंस जाता है तो घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा इनका पाचन होता है। उदाहरण घटपौड़ी पीचर पादप, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू आदि। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? रंध्र स्टोमेटा। पौधों की संरचना में पत्तियों पर सूक्ष्म रंध्र यानी स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये श्वसन वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? एकल तुंग गुच्छ वाला आरएनए। अधिकांश पौधे पादप रोग विभिन्न जैविक वातावरणीय कारकों जैसे विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक एवं सूत्रकृमि द्वारा किए जाते हैं। ज्ञात विषाणुओं में से 1/4 पौधों को संक्रमित करते हैं। अधिकतर पादप विषाणुओं में एक रज्जुकी आयनीय अनुवांशिक द्रव्य होता है, इसलिए बी सही है। हरे पौधों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? मैग्नीशियम। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट पर्णहरित की उपस्थिति के कारण हरे रंग का होता है। क्लोरोप्लास्ट केवल प्रकाश संश्लेषक पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व मैग्नीशियम होता है, अतः विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है? केवल जड़ और पत्ती। पादपों में मूल रोमों द्वारा परासरण प्रक्रिया से जल अवशोषण होता है। पौधों की जड़ों का कार्य भूमि से जल व पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पौधों को सहारा प्रदान करना है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन तैयार करती हैं। कुछ पत्तियां भोजन संचयित करने का कार्य करती हैं, जैसे प्याज तथा लहसुन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? खाद्य और जल का चालन। पत्ती, तना या शाखा की पार्श्व वायुवर्धन है।
पत्ती के निम्नलिखित प्राथमिक कार्य होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन तैयार करना, प्रतान अर्थात लता तंतु में रूपांतरित होकर मटर जैसे पौधों को ऊपर चढ़ने में मदद करना, भोजन का संचयन करना जैसे प्याज तथा लहसुन में, प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करना, कांटे के रूप में परिवर्तित होकर रक्षा करना, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, कीटाहारी पादपों में घड़े के आकार में रूपांतरित होकर पोषण में सहायता करना। इसलिए डी सही है। एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? जब पुष्प का केवल पुष्पासन वृद्धि करता है और एक फल में विकसित होता है। जब पुष्प का केवल पुष्पधर एक फल में विकसित होता है। जब फल की उत्पत्ति पुष्प के केवल दलपुंज होती है। जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। फल एक परिपक्व अथवा पूर्णतः निर्मित अंडाशय है जिसका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। सामान्यतः इसमें एक फलभित्ति तथा बीज विद्यमान होते हैं। फलभित्ति शुष्क तथा गूदेदार हो सकती है। कभी कभी कुछ पुष्पीय भाग भी फल के भाग में परिवर्तित हो जाते हैं। ये कूट फल कहलाते हैं। जैसे सेब, काजू आदि अन्य सभी अंडाशय से निर्मित होने वाले फल को वास्तविक फल कहा जाता है। यदि पादप के जाइलम को यांत्रिकृत अवरुद्ध कर दिया जाए तब पादप का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा? केवल जल का अभिगमन, जल और विलेयों का अभिगमन, केवल विलेयों का अभिगमन, गैसों का अभिगमन, जल का अभिगमन और विलेयों का अभिगमन। पादप में जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ये जल खनिज एवं तैयार भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम, एक फ्लोएम। जाइलम पौधों को यांत्रिक सहारा देता है। ये पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। इन्हें जल संवाहक ऊतक भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? कवक। बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में जैविक एवं अजैविक कारकों का योगदान होता है। अजैविक कारकों में वायु एवं जल तथा जैविक कारकों में जंतु इसमें योगदान करते हैं। इसलिए बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप की तने की रूपांतरण का एक संकेत है? आलू में आँख का पाया जाना, यही सही है। गन्ना, अदरक, आलू आदि तने का रूपांतरण होते हैं। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, इसे कंद कहते हैं। कंदों के शिखर एवं पार्श्व भाग पर कलिकाएं पाई जाती हैं। आलू की आँखें पर्वसंधियों को दर्शाती हैं, इससे नए पौधों का विकास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? जिबरेलिन। जिबरेलिन वृद्धिवर्धक पादप हार्मोन है। इसका उपयोग बौनी पादप प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि, पुष्पन, बीजों के अंकुरण आदि में होता है। पादप हार्मोन प्राकृतिक रूप से पौधों में उत्पन्न होने वाले विशिष्ट कार्बनिक यौगिक होते हैं। इंसुलिन, थायरॉक्सिन एवं एस्ट्रोजन मानव हार्मोन है। इंसुलिन मानव शरीर की अग्नाशय ग्रंथि की लैंगर-हैंस डीप कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है, जिसका मुख्य कार्य बुद्धि को नियंत्रित करना, शरीर का विकास करना है। एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है जो
गौण लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक निकलती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण होता है। इस जैव रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेने व ऑक्सीजन छोड़ने की क्रिया संपन्न होती है, इसलिए बी सही है। जल के अपघटन से निकली ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में मुक्त होती है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन शैवालों द्वारा उत्पादित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किस के विखंडन से आती है? जल के विखंडन से। सूर्य के प्रकाश में पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिकों, कार्बोहाइड्रेट्स एवं ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया का प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेने व ऑक्सीजन छोड़ने की क्रिया होती है। जल के अपघटन से निकली ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में मुक्त होती है, इसलिए ये जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण सम्मिलित है? स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर प्राप्यतम ऊर्जा बनती है। प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित ऊर्जा संचित हो जाती है, यही सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस क्रिया के अंतर्गत पौधों के हरे भाग जैसे पत्तियों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से खनिज लवण तथा जल लेकर एक जटिल खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्राप्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट में संचित हो जाती है, इसका भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों के कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है? कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। कायिक प्रवर्धन विषाणुओं को निष्प्रभावन करने में सहायता प्रदान करता है। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है, तो पहला और तीसरा सही है। कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पौधों में होने वाली एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। इस क्रिया में पौधे का संपूर्ण भाग या कोई एक भाग जैसे फूल, पत्ती, शाखाएं हिस्सा लेता है। कायिक प्रवर्धन कृत्रिम तथा प्राकृतिक दोनों विधियों द्वारा होता है। प्राकृतिक रूप से यह क्रिया पौधों की जड़ों, पत्तियों तथा तना इत्यादि भागों द्वारा संपन्न होती है, जबकि कृत्रिम रूप से कायिक प्रवर्धन जैसे कलम लगाना, दाब लगाना तथा रोपण इत्यादि विधियों द्वारा होता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न संतति में गुणसूत्रों की संख्या व संरचना एक सी होती है, इसलिए ये क्लोन कहलाते हैं। किसी पौधे के एक बार विषाणु से संक्रमित होने पर अन्य भागों में भी विषाणु संक्रमण रहता है तथा कायिक प्रवर्धन से विषाणु निष्प्रभावी नहीं होता, अपितु नए पौधे में भी मौजूद रहता है। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। पौधों के प्रतिरोपण के दौरान उनके अधिकांश मूल रोम क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इन मूल रोमों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण पौधों को उचित खाद्य पदार्थों जैसे जल तथा खनिज लवणों की प्राप्ति भरपूर मात्रा में नहीं हो पाती है, जिससे पौधों का वृद्धि और विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है और पौधे सूख जाते हैं। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों के पर विचार कीजिए। चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी तीनों परागणकारी हैं। परागणों के स्वीकेसर के वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागण कहते हैं।
मुख्यतः निम्न प्रकार का होता है, जैसे स्वयुग्मी में उसी पुष्प के अंदर परागण की क्रिया संपन्न होती है। ख सजात पुष्पीय में एक ही पौधे, एक ही पादप के पुष्प के परागकणों की दूसरी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की क्रिया होती है। पर निषेचन में भिन्न पौधों के परागकोश से भिन्न भिन्न पादपों के पुष्पों के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। अधिकांश पादपों में परागण जीवों जैसे मधुमक्खी, तितलियां, बर्रे, चींटियां, कीट पक्षी, सखोरा तथा गुंजन पक्षी तथा चमगादड़ आदि द्वारा होता है। वायु, जल आदि परागण के अजैविक कारक हैं। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। फ्लोएम संवहनी पौधों के वैस्कुलर बंडल में बाहर की ओर अवस्थित होता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान उत्पन्न हुए कार्बनिक पदार्थों के संचरण के लिए आवश्यक होता है। अतः जब वृक्ष की छाल आधार के पास चारों तरफ से हटा दी जाती है तो पत्तियों में निर्मित कार्बनिक पदार्थ वृक्ष की जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है तथा वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मूलांकुर सम्मिलित नहीं है। बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के विभिन्न भाग हैं। परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग हैं, जबकि वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड स्त्री केसर के भाग हैं। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं। अतः मूलांकुर बीज से संबंधित है। तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तना जल एवं खनिजों को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती है। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है, इसलिए पहला और दूसरा सही है। तना उपयुक्त दोनों कार्य संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तने अनेक प्रकार के होते हैं। ये कठोर, मुलायम और कमज़ोर हो सकते हैं। वृक्षों के तने कठोर होते हैं। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, जबकि कुछ पौधे आरोही कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? आलू तना है, जबकि गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद और टेपियोका जड़ें हैं। इन्हें हम खाने में प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? सब आवश्यक है। 1, 2, 4, 5 यानी कि 3 नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को जल प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होता है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं, ऑक्सीजन वायु में निष्कासित करती हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं। यही सही है। पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः इनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों यानी स्टोमेटा द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं। भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल
दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसमें या किनमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? तीनों में, पौधे, जीव और बीज, तीनों में। श्वसन सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। यह सभी सजीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसलिए डी सही है। पौधे व जीवों के समान ही बीजों में भी श्वसन होता है। उदाहरण, गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती है जब अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। निम्नलिखित में से किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है? तना को। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण मुख्यतः पत्तियों द्वारा होता है, इसलिए पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कही जाती हैं। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जल जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा वाहिकाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, चारों जरूरी होते हैं, चारों आवश्यक होते हैं। पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। पौधे इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में करते हैं। यह खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है, मुख्य स्रोत है। सूर्य प्रकाश संश्लेषण का अनिवार्य हिस्सा है, जिससे सभी जंतुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन तथा भोजन की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है। पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, दोनों संयम, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन दोनों बनते हैं। पत्तियों के अलावा पौधों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी सब्जियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है।